स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ऑप्टिक्स के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियोस के द्वारा हम अपवर्तनांक तथा अपवर्तन से संबंधित घटनाएं के बारे में चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अगर देखें तो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है, ये पूछा गया भी है कि अपवर्तन क्या है, इसकी संबंधित घटनाएं की व्याख्या करें। तो स्टार्ट करते हैं अपवर्तन के बारे में। तो अपवर्तन जो एक घटना है, कौन सी घटना है? तो जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी दिशा जो है वो परिवर्तित होने की प्रक्रिया दिशा में परिवर्तित हो जाती है, और यह प्रक्रिया यह घटना ही अपवर्तन कहलाता है। जैसे अगर मान लेते हैं ये कोई दूसरा माध्यम है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरणपुंज आता है और जैसे यहाँ पे पड़ता है तो ये एक माध्यम हो गया, ये पहला माध्यम हुआ और ये दूसरा माध्यम। तो इस माध्यम में जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर थोड़ा सा ये विचलित हो जाता है, अपने पथ पर में परिवर्तित कर लेता है, दिशा बदल जाता है थोड़ा सा, और इसके बाद फिर से उसी माध्यम आगे की ओर चला जाता है, और इसी घटना को कहते हैं हम परिवर्तन। और यह जो है इसके दिशा में जो परिवर्तित हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि वस्तु जो है प्रकाश जो है किस माध्यम से किस माध्यम की ओर जा रहा है। किस माध्यम से किस माध्यम का कहने का मतलब विरल माध्यम और सघन माध्यम से है। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो यह सतह से अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और दूसरा दे रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसे थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करते हैं यहाँ एक माध्यम है और ऊपर में एक दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम हुआ और इसका अविलंब ये हुआ। अब देखिए प्रकाश की किरणपुंज जैसे ही यहाँ से चला और जैसे ही अविलंब के पास पहुँचा तो आना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर ऐसे ये ना जाकर बल्कि यह जो है या तो इधर मुड़ेगा और या इधर मुड़ेगा, दोनों में से कोई एक ऐसा कुछ होगा। तो कब अभिलंब ये हुआ तो अभिलंब से हम कहेंगे ये नज़दीक है और ये दूर है। तो कब अभिलंब की ओर मुड़ेगा और कब अभिलंब से दूर होगा, तो याद रखिएगा जो दूसरा माध्यम है इसका अपवर्तनांक पहले माध्यम के अपवर्तनांक के तुलना में यदि ज़्यादा होगा तो यह जो है आने वाले प्रकाश के किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, जबकि दूसरा का अपवर्तनांक पहले के तुलना में कम होगा तो अभिलंब के से दूर की ओर जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवास करता है तो यह वेग में परिवर्तन के कारण ही प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अपवर्तन की घटनाएं क्यों घटती है? तो अपवर्तन की घटना जो है वो क्यों घटता है? तो वेग में परिवर्तन होने की वजह से अपवर्तन की घटनाएं घटित होता है। तो एक डायग्राम में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे ये ग्लास रखा हुआ है और ये दूसरा जो है मान लेते हैं इधर एयर है, यहाँ लिखा भी हुआ है एयर। तो ये एयर से ग्लास में आ रहा है, ग्लास का जो अपवर्तनांक होगा इसके तुलना में ज़्यादा होगा, भी अपवर्तनांक नीचे में डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे जो अभिलंब है, अभिलंब के साथ आने वाला जो कोण होगा ये आपतन कोण कहलाएगा। और बाकी यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा सब कुछ नोट किया हुआ है। यहाँ आई ओ जो है आपतित किरण हुआ, आने वाला किरण आपतित किरण हुआ, और इसके बाद ओ आर जो है अपवर्तित किरण हुआ। इसके बाद ये बिंदु जो कोण बनाएगा वो हम कहेंगे अभिलंब के साथ बनाया गया कोण जो है वो आपतन कोण होगा, और ये अपवर्तन कोण होगा आर। बात करते हैं अगर हम अपवर्तनांक के, एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब भी अपवर्तन होता है प्रकाश का तो इस स्थिति में प्रकाश का कला और आवृत्ति, याद रखिएगा कला और आवृत्ति ये नहीं बदलती है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि कला और आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी सब जैसे वेग है, तरंगदैर्घ्य है, ये सब चीज़ें बदल जाती है। एग्ज़ाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है, तो यहाँ आवृत्ति और कला जो है वो नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा। चलिए क्लास आगे कर देखते हैं। अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक जो है किसी माध्यम का गुण होता है, इसके आधार पर ही प्रकाश का वेग जो है निर्भर करता है,
यही जो है प्रकाश के वेग मतलब प्रकाश की गति को निर्धारित करता है कि प्रकाश कितना तेजी से उस माध्यम में गति करेगा। या दूसरी भाषा में अगर हम इसे देखें तो इसे अनुपात के रूप में भी लिखा जाता है। यह जो है अनुपात भी है। किसका अनुपात है? तो वायु में निर्वात का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग, इन दोनों का अनुपात को ही देखिए, यहाँ दोनों प्रकाश का वेग ही है, दोनों प्रकाश का वेग है, लेकिन कहाँ कहाँ, एक वायु में और दूसरा माध्यम में। तो इसी अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है कैसा राशि है? तो ये अदिश राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होता है। और अपवर्तनांक जो है वो मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। वो बातें कौन कौन है? तो माध्यम के प्रकृति पे, माध्यम के प्रकृति पे, या माध्यम के ताप पे, या तीसरा जो हम कह सकते हैं प्रकाश आने वाली प्रकाश के तरंग धैर्य पे, तरंग धैर्य पे। तो इन तीनों चीज़ों पे अपवर्तनांक जो है वो निर्भर करता है, इसे याद रखिएगा। चलिए, अगर थोड़ा सा और बात करें अपवर्तनांक के बारे में, तो अपवर्तनांक जो है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन? तो एक अपवर्तनांक जो होगा जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, और दूसरा जो होता है वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं या होता है। तो निरपेक्ष कब कहेंगे हम और सापेक्ष कब कहेंगे? तो यहाँ देखिए 2 माध्यम के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब प्रकाश जो है वायु से किसी माध्यम में गति करती है तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए यहाँ सापेक्ष टर्म जरूर आ रहा है, लेकिन एक माध्यम यदि वायु हो जाए और दूसरा कोई माध्यम जिसमें प्रकाश जा रहा है, तब हम कहेंगे निरपेक्ष। यहाँ भी हो रहा है वायु के सापेक्ष। अगर वायु के सापेक्ष हो रहा है, वायु के सापेक्ष अगर होगा तब हम इसे निरपेक्ष कहेंगे। लेकिन यही किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष कह दे तो हम उस समय सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। क्लियर हुआ? निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में ज़्यादा अंतर नहीं है। बस याद रखिए कि यदि एक माध्यम वायु हो जाए तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है, लेकिन अगर दोनों माध्यम अलग अलग रहेगा तो हम कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो जनरली ये म्यू जो है वो कैसे किसको डिनोट कर रहा है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को डिनोट कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा दिखाया गया है सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। दो माध्यम है यहाँ। यदि माध्यम एक का अपवर्तनांक यदि म्यू1 है, यदि माध्यम एक का अपवर्तनांक म्यू1 है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक म्यू2 है, तो हम देखिए यहाँ लिखते हैं 1 म्यू2। अब इसके मतलब थोड़ा सा समझिए, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको दूर करते हैं। 1 म्यू2 कहने का मतलब अपवर्तनांक किसका निकालेंगे हम? 2 का। देखिए ये सापेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष नहीं। निरपेक्ष होता है तो सिर्फ म्यू लिखता है, क्योंकि एक जो है वो हवा होता है और दूसरा जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालने वाले होते हैं या दिया रहता है वो होता है। लेकिन यहाँ 1u2, यहाँ 2 अपवर्तनांक है, दोनों अलग अलग है। तो 1 म्यू2 लिखने का मतलब है हम दूसरे का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में? तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में। मतलब जब भी 1 म्यू2 दिखाई देगा तो हम लिखेंगे म्यू2 बटे में म्यू1। याद रहेगा, म्यू2 बटे म्यू1। अपवर्तनांक किसका निकाल रहे हैं? म्यू2 का। किसके सापेक्ष? म्यू1 का सापेक्ष। या इसे दूसरे एक और टर्म है जिससे डिनोट किया जा सकता है। इसी को अगर हम म्यू2 को लिखे तो म्यू2 को हम क्या लिखेंगे? c/v2, और बटे में म्यू1 को लिखेंगे तो c/v1। और ये देखिए c कैंसिल हो गया। अब इसको अगर करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि v1/v2। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ अपवर्तनांक जो है 1 म्यू2 अगर देता है तो 1 म्यू2 के जगह पे अगर हम लिखें तो म्यू2/म्यू1 लिखेंगे। या अगर भी दे, वेग दे, तब हम वेग के लिए v1/v2 देंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया, आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। जब म्यू2 के रूप में लिखना हो तो दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, लेकिन वेग के रूप में लिखना हो तो v1/v2, मतलब पहले का वेग बटे में दूसरे का वेग। तो ये फिर याद रखिएगा। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि 2 म्यू1 बराबर म्यू1/v2, और इसी को ही हम कहते हैं उत्क्रमणिकता का सिद्धांत, यहीं से आता है। 1 म्यू12 इंटू 1 बटे में 2 म्यू1 बराबर 1, इस तरह से कुछ आता है। इसे ही हम कहते हैं, इसे समीकरण को कहते हैं उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। आगे देखते हैं प्रकाशीय सघन तथा विरल माध्यम। माध्यम के बारे में थोड़ा सा आप समझते हैं कि माध्यम है क्या। माध्यम का मतलब
विरल और सघन के मध्य हम देखिए डेंस से समझिए, घनत्व से समझिए। सपोज करते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है और एक यहाँ बॉक्स है, और दोनों के बॉक्स का जो आयतन है वो समान है, और इसमें 2 4 5 कुछ चीज़ें ऐसे रखा हुआ है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई है। तो आप बताइए कि सघन कौन है? सघन कौन है? सघन कहने का मतलब समझ में आ गया होगा ना, मतलब कि किसका घनत्व ज़्यादा है। आप इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं। तो वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक का मान अधिक होगा उसे हम सघन कहेंगे, जिसका अपवर्तनांक का मान कम होगा उसे हम विरल कहेंगे। एक दो चीज़ें यहाँ दिखाया गया स्टार्ट में कि यदि माध्यम प्रकाशीय रूप से विरल हो, तो जब विरल होगा तो अपवर्तनांक कम होगा। अब अपवर्तनांक कम होगा तो वेग जो है ज़्यादा होगा। अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश का वेग में रुकावट कम डालेगा। तो याद रखिएगा, विरल होगा तो विरल होगा, अपवर्तनांक जो है वो कम होगा, प्रकाश का वेग अधिक होगा। अपवर्तनांक और प्रकाश का वेग एक दूसरे के इन्वर्स है, व्युत्क्रम है। अगर जैसे ही अपवर्तनांक कम होता है तो प्रकाश का वेग अधिक होता है। इन दोनों में ये रिलेशन याद रखिएगा। आइए इस अपवर्तन के नियम देखते हैं। तो अपवर्तन के नियम क्या है? तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ अवलंब एक ही तल में होता है। इसको याद रखिएगा। जब प्रकाश किरण माध्यम में दूसरे माध्यम में जाता है तो देखिए मैं शुरू में ही बताया क्या कि आवृत्ति और कला जो है वो अपवर्तित रहता है। फ्रीक्वेंसी और फेज जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। बाकी वेग और तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ सब्जेक्टिव। इसके बाद तीसरा है जो है माध्यम के किसी बिंदु पर अपवर्तनांक तथा आपतन कोण या अपवर्तन कोण की जया के गुणनफल नियत रहता है। मतलब कि म्यू साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम से। ये देखिए आपका ये दूसरा एक माध्यम हो गया, और यहाँ से प्रकाश के किरणपुंज चले आता है। मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश के किरण आता है और आना चाहिए था इसको इधर, लेकिन मान लेते हैं यह जो है वो विरल है या सघन है। तो ये अब कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, और फिर से ऐसे जाएगा तो फिर से ये निकलेगा ऐसे। यहाँ दो दो अभिलंब हुआ। ये मान लेता हूँ मैं कि ये आई है, और यहाँ पे अपवर्तनांक जो है उसका म्यू1 है। ये मान लेता हूँ यहाँ पे I2 है, और इसका अपवर्तनांक मैं मान लेता हूँ म्यू2 है। तो कहने का मतलब यहाँ वाला ये आपका I1 इंटू म्यू1 का जो मान होगा साइन के साथ, जया के साथ, मतलब कि म्यू साइन आई कांस्टेंट करा ना, तो म्यू1 साइन I1 के मान जो होगा म्यू2 साइन I2 के मान के बराबर होगा। या यदि हम ये इसको ऐसे भी देखें, तो इसको ऐसे अगर हम देखना चाहें तो कह सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा फिर से एक बार मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो ये अगर I1 है और यहाँ अगर मैं मान लेता हूँ I2 है, इसका अपवर्तनांक म्यू2 है, इसका अपवर्तनांक म्यू1 है। अगर हम इसे कह दें कि ये I है, ठीक है, तो जब ये वाला I होगा और इसे मान लेते हैं हम कि R है, जब ये R होगा तो इधर I2 भी R होगा। तो I1 को I अगर मान ले और I2 को R मान ले तो हम इसे कह सकते हैं कि म्यू साइन I बराबर म्यू2 साइन R, या इसे हम यह भी कह सकते हैं म्यू2 बाई म्यू1 बराबर साइन I बाई साइन R, और इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। अपवर्तन का स्नेल का नियम कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है प्रकाश के अपवर्तन संबंधित घटना। एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ, मैंने अक्सर ये चीज़ें पूछा हुआ है बहुत बार, ये अपवर्तन क्या है, संबंधित घटनाएं बताइए। तो ये आपका नोट्स जो है इसको आप इस नोट्स में लिख लीजिएगा, ये भी चीज़ें बना लीजिएगा अच्छे से। देखिए प्रकाश से अपवर्तन संबंधित घटनाएं, तारे का टिमटिमाना। तारे जो है रात में अक्सर टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। जब तरंगे के द्वारा उत्सर्जित तारों के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और मार्ग में वायुमंडल में विभिन्न परतों द्वारा उसका अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसकी आभासी स्थिति तथा वास्तविक, अभी मैं आभासी गहराई और वास्तविक गहराई पढ़ाऊंगा इसके बाद वाले लेक्चर में, वहाँ इसको फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा। चूँकि वायुमंडल के तापमान में घनत्व निरंतर परिवर्तित होता है, अतः तारे के आभासी स्थिति में निरंतर परिवर्तित होते रहता है, जिससे यह हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। दूसरा एक और एग्जांपल है, सूर्य के अस्त होने के बाद भी हमें कुछ समय तक 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। वो जो है किसका घटना है? तो अपवर्तन का ही घटना है, न कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का है। इसको याद रखिएगा, ये घटना जो है अपवर्तन का ही घटना है। सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षैतिज से नीचे चला जाता है, मतलब अस्त हो जाता है, डूब जाता है, तो क्षैतिज से नीचे स्थिति सूर्य की किरणें हमारी आंखें तक पहुंचती है, क्योंकि वातावरण की सघन परतों में प्रकाश के अपवर्तन होता है। यह किरणें
हमें सूर्य की आभासी स्थिति से आती हुई प्रतीत होती है, जिसका स्थिति क्षैतिज जी से ऊपर होती है। इसी कारण हम सूर्य के अस्त होते हैं कुछ देर तक भी देखते हैं, या कुछ पहले भी, निकलने से भी पहले कुछ समय तक दिखाई देता है। एक और चीज़ है, जब छोटा थे हम लोग तो मेले में जाते थे और वहाँ देखते थे कि एक आदमी रहता था और एक बाल्टी में सिक्का उक्का डाल देता था और बोलता था कि एक बार में इस सिक्के को उठाओ, और जितना मतलब उसके पास कुछ ये रख लेता था कि अगर सिक्का उठाते हो तो 2 रुपया 5 रुपया देंगे, और अगर नहीं उठा पाया तो देते। वो क्यों होता है? नहीं, हम लोग जब इसको हाथ से डालते थे कि सिक्के को उठाएंगे तो पता चलता था कि सिक्का नहीं मिलता। सिक्का जो है अपनी पोजीशन से दूसरे जगह होता था। तो ये घटना क्या है? तो ये भी घटना जो है वो अपवर्तन से संबंधित घटना है। या फिर अगर कोई भी चीज़ इसमें डूबा हुआ है तो वो हल्का तिरछी मुड़ी हुई प्रतीत होता है, आभास होता है, वह काल्पनिक होता है। वास्तविक जो है जगह है वो वहाँ से हट के वो रहता है। तो ये सब घटनाएं जो है वो अपवर्तन की घटनाएं हैं। तो ये इससे भी याद रखिए कि पानी में डूबी हुई वस्तु जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, और ये घटना भी जो है अपवर्तन के ही घटना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आज के क्वेश्चन जो है वो हीलियम, बेंजीन तथा डायमंड का अपवर्तनांक कितना होता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।